Hello, welcome to this last concept video on current electricity. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं discharging of capacitors. Previous video was about charging of capacitors. This video is about discharging. तो कैपेसिटर कैसे चार्ज लूज करता है, कैसे उसका चार्ज घटकर जीरो हो जाता है, किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक या दो अच्छे प्रॉब्लम्स हम लेंगे। तो we will be taking up a couple of problems based on this along with the basic concept of charging or discharging of capacitor. तो देखिए discharging of capacitor क्या है ये? डिस्चार्जिंग जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां कैपेसिटर के चार्ज का लॉस हो रहा है। सो कैपेसिटर इज लूजिंग चार्ज हियर, ओके, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डिस्चार्जिंग। तो मान लीजिए यहाँ एक चार्ज आपको दिया गया है, ये चार्ज है C चार्ज का C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, इस पे चार्ज भी है, मान लीजिए Q नॉट, इधर प्लस और इधर माइनस, और इधर एक स्विच S है। और ये R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस इन वायर्स की है जो प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई है। S स्विच अभी ओपन है, तो जब तक स्विच ओपन है तब तक तो चार्ज के फ्लो का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। जब तक कि हम स्विच को क्लोज नहीं करेंगे कोई चार्जेस में चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो हमने ये t इक्वल टू 0 टाइम पर स्विच को क्लोज कर दिया। t इक्वल टू 0 टाइम पर हमने ये स्विच को क्लोज किया है, ओके। तो स्विच क्लोज करते ही क्या होगा, यहाँ हायर पोटेंशियल है और यहाँ लो, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। भाई करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में। आपने यहाँ इस एंड पे हाई पोटेंशियल रखा है, इस एंड पे लो, इस एंड पे ये हायर पोटेंशियल है पॉजिटिव प्लेट वाला, और इस एंड पे लो पोटेंशियल है नेगेटिव प्लेट वाला। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो चार्ज का फ्लो हाई टू लो होना है। तो राइट, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आई करंट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से आप कुछ पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं तो उसका चार्ज घटने लगेगा। मान लो इस पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज था और 2 माइक्रो कूलम आपने निकाल लिया, प्लस 10 माइक्रो कूलम चार्ज था, प्लस 2 माइक्रो कूलम निकाल लिया, तो बच गया 8। अब ये प्लस 2 माइक्रो कूलम यहाँ आया जहां इस प्लेट पर माइनस 10 माइक्रो कूलम था। इस प्लेट पर माइनस 10 माइक्रो कूलम था, इस पे प्लस 2 आया, तो इस पे भी -8 रह गया। दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाना है। तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल के इसमें लाएंगे तो इसका चार्ज भी कम होगा, इसका चार्ज भी कम होगा, दोनों ही प्लेट्स का चार्ज जो है घट जाएगा, दोनों प्लेट्स का चार्ज रिड्यूस होगा। ये हमने ऑब्जर्व किया। अब देखिए दोनों प्लेट्स का, एज आई मेंशन, दोनों प्लेट्स का चार्ज जो है घट रहा है। चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स इज रिड्यूसिंग। सो लेट अस से कि आफ्टर सम टाइम जो इसके ऊपर चार्ज है वो घट के हो गया है Q, इस प्लेट पर प्लस और इस प्लेट पर माइनस। तो चार्ज का इसका मतलब यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट आई है, और इधर प्लस और माइनस Q, ये चार्जेस आ गए हैं। तो अब देखिए ये चार्ज घट रहा है, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। तो ये चार्ज Q जो इस कैपेसिटर के ऊपर है ये बन जाएगा एक फंक्शन ऑफ टाइम। ये चार्ज जो है फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा।
ये फंक्शन हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हम t टाइम पर जो ये हमने q और i अस्यूम किए हैं इनके हिसाब से लूप इक्वेशन बना देते हैं। बाय द वे अब देखिए यहाँ अगर dq चार्ज dt टाइम में निकल के ऐसे जा रहा है, यहाँ से dq चार्ज फ्लो करके यहाँ आ गया dt टाइम में, तो वायर के किसी भी पॉइंट से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा dq बाय dt, है ना। dq चार्ज dt टाइम में वायर के थ्रू फ्लो करके गया है, तो करंट हो जाएगा dq बाय dt। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नेगेटिव रहेगा। ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि चार्ज जो है टाइम के साथ घट रहा है, चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो घटने वाली रेट ऑफ चेंज तो एक नेगेटिव रेट होती है, राइट। तो ये आ गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी लूप इक्वेशन। तो लूप इक्वेशन लिखिए, ऐसे घूमते हैं, ये आया करंट, तो इधर माइनस आई आर, इधर माइनस आई आर, फिर इधर प्लस Q बाय C, करेक्ट। और ये सब मिला के, ये दोनों मिला के टोटल तो 0 है। ओके, तो यहां से हमें मिल रहा है Q बाय C इज इक्वल टू आई आर। Q बाय C आ रहा है आई आर, तो ये R को भी इधर ले आओ और Q बाय C अब हो गया, Q बाय आर C अब हो गया I, और I क्या है माइनस ऑफ dq बाय dt। अब जरा इन टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो आपको और जानकारी मिलेगी। देखो Q इधर ले आओ, dt इधर ले आओ, क्या आया माइनस dt बाय आर सी इज इक्वल टू dq बाय q, ये आ रहा है, करेक्ट। अब ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई हैव बीन मेंशनिंग दिस इन सो मेनी ऑफ माय अर्लियर वीडियोस आल्सो। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं 90% ऑफ द टाइम आप जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाली होती हैं फिजिक्स में। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें एक वेरिएबल एक तरफ, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ, एक वेरिएबल वाली सारी टर्म्स एक तरफ, दूसरे वेरिएबल वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ। ये आराम से किया जा सकता है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। तो यहाँ Q वाले वेरिएबल्स एक तरफ कर दिए गए और T वाला वेरिएबल एक तरफ। T वाला वेरिएबल केवल एक ही टर्म में है dt। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखिए क्या आता है माइनस dt अपॉन आर सी 0 to t is equal to dq by q। और q के लिए लिमिट्स होंगी q0 से लेकर के q0 था 0 टाइम पर और t टाइम पर चार्ज है q। तो इधर हुआ माइनस p बाय आर सी और इधर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ q फ्रॉम q0 टू q। तो माइनस p बाय आर सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ q माइनस नेचुरल लॉग ऑफ q0 माइनस p बाय आर सी, ये आया नेचुरल लॉग ऑफ q बाय q0। इसमें बेस e है तो एंटी लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू q0 इंटू e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। ये फाइनल हमारे को एक्सप्रेशन मिल गया है q के लिए। तो q आया है q0 इंटू e रेज्ड टू द पावर माइनस t बाय आर सी। ये हमारा q का वेरिएशन टाइम के साथ क्या हो रहा है इसका एक्सप्रेशन मिल गया, ये हमने डिराइव कर लिया। तो वेरी यूजफुल, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर इसकी थोड़ी सी चर्चा इस फाइनल रिजल्ट पर भी अभी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस सम बेसिक let's have a basic discussion on this result। इस रिजल्ट का मतलब क्या है,
इसको ज़रा और अच्छे से समझिए। तो देखिए, इसका पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो let's have a relook at the expression, the final formula क्या था? Q is equal to Q naught e to the power minus T by RC। इसके लिए अगर हम ग्राफ बना दें, ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो Q वर्सेस T का ग्राफ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं Q नॉट पर, Q नॉट से 0 टाइम पे देखो e टू द पावर 0 1 हो गया, तो Q हो गया Q नॉट। तो 0 टाइम पे चार्ज Q नॉट है, तो हमें पहले ही पता है। अब टाइम बढ़ता जाएगा तो e टू द पावर e टू हायर इंक्रीजिंग नेगेटिव पावर, तो चार्ज घटता चला जाएगा और आफ्टर लॉन्ग टाइम 0 हो जाएगा। ये तो आया चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसमें इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं Q इक्वल टू Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस T बाय टाउ। इसमें ये टाउ जो है ये RC के इक्वल है और इसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। जैसे चार्जिंग सर्किट में भी टाइम कांस्टेंट था, ये यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो ये है टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। ये इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आया है। यहाँ देखो ये टाउ टाइम, तो जब टाइम जो है t ये इस टाउ के इक्वल हो जाता है तब चार्ज कितना आ जाता है? टाइम को RC यानी टाइम को इस टाउ के इक्वल पुट कर दें तो e की पावर -1 हो गई, तो ये आ गया Q नॉट बाय E। Q नॉट बाय E जो है ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.37 टाइम्स Q नॉट, मतलब कि 37% ऑफ Q नॉट। तो आप इस टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ टाइम कांस्टेंट क्या है? इट इज द टाइम एट विच charge becomes 37% of the initial charge। ठीक है, चार्ज becomes 37% of the initial charge। ये वो वाला टाइम है जिस टाइम पे चार्ज इनिशियल चार्ज का 37% हो जाता है। अभी यहाँ इसी एक्सप्रेशन को देख के हम करंट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। Q कितना आया है? Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस T अपॉन RC। तो करंट I क्या आ जाएगा? dQ बाय dt। मैग्नीट्यूड साइन से आया मतलब नहीं, बिकॉज dQ बाय dt का साइन तो नेगेटिव आएगा, वो डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है। तो ये आया Q नॉट बाय RC इंटू ई टू द पावर माइनस T बाय RC। तो इसका भी ग्राफ जो है बिल्कुल चार्ज वाले ग्राफ जैसा ही लगभग आ जाएगा। ये इधर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट और इधर ले रहे हैं टाइम। तो जो ग्राफ आएगा ये आएगा, देखिए ऐसे, स्टार्टिंग में करंट होगा Q नॉट बाय RC और टाइम बढ़ने के साथ साथ घटता चला जाएगा। करेक्ट? तो ये हमारा करंट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ है और इसमें भी जो ये इसका टाइम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है वैसे ही अप्लाई कर लो। तो ये टाउ वो टाइम है जब करंट जो है
इस इनिशियल वैल्यू का 37% हो जाए। तो ये टाइम कांस्टेंट का हमने महत्व देखा। अदरवाइज इसकी स्लोप क्या आ रही है ग्राफ की, तो di/dt देख सकते हैं। इसमें चार्ज वाले ग्राफ में स्लोप क्या आ रही है, dq/dt। तो कई बार स्लोप्स कंपेयर करने पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट इज वेरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देयर। तो इस एक्सप्रेशन के मैथमेटिक्स पर भी कई बार इफ यू आर लकी एक आध सवाल मिल जाता है। तो इस पर अब एक दो एग्जाम्पल्स हम सिंपल से लेकर के देखते हैं। लेट्स टेक अप वन और टू सिंपल एग्जाम्पल्स ऑन दिस आइडिया नाउ। इस आइडिया के ऊपर एक दो सिंपल से एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको पहले इरेज कर लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल इसका क्या आएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल ये लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनकी कैपेसिटेंस जो है ये प्लेट्स का एरिया जो है वो है ए। प्लेट एरिया ए है, प्लेट्स के बीच की दूरी डी है और इन प्लेट्स पे अभी चार्ज भी है। शुरुआत में इन पर चार्ज जो है वो है प्लस Q0 और माइनस Q0। दोनों ही प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जो दोनों प्लेट्स के बीच की वॉल्यूम को पूरी तरह से भर रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है और इसके मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। अब रेजिस्टिविटी दी है, इसका मतलब कुछ इसमें कंडक्शन हो सकती है। ये रेजिस्टिविटी लो भी है, डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं तो रेजिस्टिविटी हाई तो नहीं होगी, पर लो रेजिस्टिविटी भी है तो कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी मैं कह रहा हूँ, मैं गलत बोल गया, हाई रेजिस्टिविटी भी है तो लो कंडक्टिविटी है। और कंडक्टिविटी है तो इसके थ्रू चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, संभव है। अब हमने इसके थ्रू ये देखना है कि चार्ज यहाँ से यहाँ आने लग जाएगा। अब क्या देखते हैं कि यहाँ से इस प्लेट पे इस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू फ्लो करके चार्ज जाने लगेगा। इस डाइलेक्ट्रिक की एक रेजिस्टेंस है R जो कि ऑफ कोर्स है रो इनटू लेंथ D बाय एरिया A। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से यहाँ चार्ज का फ्लो होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो दोनों प्लेट्स का चार्ज खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा वही डिस्चार्जिंग का सिंपल केस है, बस ये जो रेजिस्टेंस है वो बाहर नहीं लगा के प्लेट्स के बीच में अंदर यहाँ लगा दी है इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू चार्ज फ्लो करके इधर से इस तरफ आएगा। इसको हम टिपिकली अगर किसी कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि चार्ज की लीकेज हो रही है दोनों प्लेट्स के बीच। तो ये जो चार्ज लीकेज चल रही है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, उसमें उसकी वजह से ये जो चार्ज है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ये आ जाएगा। तो Q आएगा Q0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। R है रो डी बाय ए और जो इसकी कैपेसिटेंस यहाँ है वो है K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। RC तो यही आना है। अब A बाय डी कैंसिल हो गया तो Q क्या आ गया, Q0 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय
ये a बाई डी कैंसिल हो गया है तो रो के एप्सिलॉन। ये प्रॉब्लम जेई में भी, जेई एडवांस पेपर में 5 मार्क्स की प्रॉब्लम आई थिंक 1998 या 99 में ये पूछी जा चुकी है। Exactly the same question. Also, a problem that has been mentioned as is given as a solved example, I think, in H.C. Verma's book. Professor H.C. Verma की किताब में भी ये as a solved example दिया हुआ है। और 1998, if I remember correctly, or maybe was it 2000, जब ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड वाले पेपर में भी आया था। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल हमने देखा है डिस्चार्जिंग का। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इंटरेस्टिंग सा, जस्ट वन मोर एग्जाम्पल एंड देन वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जस्ट वन मोर एग्जाम्पल हियर। देखिए अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जिसकी कैपेसिटेंस है C, इसके ऊपर चार्ज इस वक्त है Q नॉट प्लस माइनस। तो एक स्विच S यहां है, R रेजिस्टेंस है, या in fact to make things more fun, ये R1 और ये R2 दो रेजिस्टर यहाँ लगे हैं। तो जब ये स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो होगा क्या कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्जिंग होगी तो पहला काम कि जरा आप टाउ कैलकुलेट कर दीजिए, जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा उसका टाउ बता दो। तो टाउ कैसे आएगा? टाउ विल बी सिंपली इक्वल टू, देखो टाउ तो R इंटू सी होता है, यहाँ R क्या है, ये पैरेलल में लगे हैं दो R1 R2, तो इनका इक्विवेलेंट ले लेंगे, लीजिए इक्विवेलेंट। तो टाउ क्या आ गया, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू C, और Q एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस T डिवाइडेड बाय टाउ। ये रहा हमारा टाउ। पर इसमें इंटरेस्टिंग चीज पूछने की ये है कि देखिए इसके अंदर स्टोर्ड चार्ज अगर डिस्चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम में, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम में ये चार्ज खत्म हो जाएगा, डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके अंदर स्टोर्ड सारी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। कहाँ गई वो एनर्जी? वेयर हैज दैट एनर्जी गॉन? वो सारी की सारी एनर्जी इन रेजिस्टर्स में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। अब सवाल ये है कि कितनी एनर्जी इसमें डिसिपेट हुई और कितनी एनर्जी इसमें डिसिपेट हुई। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाती है। और देखो दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो दोनों में हीट प्रोडक्शन की रेट्स क्या है, हीट प्रोडक्शन रेट्स मतलब रेट ऑफ पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर्स, ये कितनी है, ये है v स्क्वायर बाय R1 एंड v स्क्वायर बाय R2। R1 में ये हीट प्रोडक्शन की रेट है, R2 में ये है। तो हीट प्रोडक्शन की रेट्स का रेशो क्या है, रेशो ऑफ रेट्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। इन R1 एंड R2, तो ये इसका और इसका रेशो आ जाएगा, ये आया R2 बाय R1, इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में आ गया। तो ये इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में यदि आता है, करेक्ट, तो ये तो रेट्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है। और अगर ये रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है नहीं, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका भी रेशो यही आ जाएगा। और टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस का अगर ये रेशो अभी पता चल गया है हमें, तो टोटल हीट तो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C है। तो किसके हिस्से में कितनी आएगी, हीट प्रोड्यूस्ड इन R1 कितनी हो जाएगी, ये रेशो है याद रहे। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन R1 ये हो जाएगी Q नॉट स्क्वायर बाय 2C टोटल अमाउंट इनटू R2 बाय R1 प्लस R2, रेशो प्रोपोर्शन से सिंपल,
और सिमिलरली हीट प्रोड्यूस्ड इन R2 आ जाएगी Q0 स्क्वायर बाय 2C इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, ये आ जाएगी। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम हमने डिस्चार्जिंग से रिलेटेड कर लिया। और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर आई माइट डू, depending on the requirements of the subscribers, I might do more videos with problem solving on some of these ideas like charging, discharging, etc., and even other ideas in current electricity. But for now we'll call it a day. The chapter, at least as far as the basic concepts are concerned, हमने ये chapter को complete कर लिया है। तो अब आने वाले हफ्तों में आने वाले वीक्स में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज। तो अब उनका आप इंतज़ार करिए। इन द कमिंग वीक्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इस पर आपको पढ़ना शुरू करना है। सो होपफुली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपने ये वीडियोस अच्छे से देख लिए हैं और अब आप अगले चैप्टर पे जाने के लिए तैयार हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बाय बाय फॉर नाउ, कीप एंजॉयिंग फिजिक्स। प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for this channel, for the videos in this channel, and keep me encouraged to do more such interesting work. Bye bye for now.